तो गाइस अब एक और लेक्चर है, ये भी 12th का, ये वो करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर नंबर 3 है। एसएल अरोड़ा हमारे पास एक बुक है, उसको सॉल्व कर रहे हैं। स्टैंडर्ड बुक है। बहुत सारे बच्चे ये भी कमेंट कर रहे हैं कि ये जो बुक आप सॉल्व करा रहे हो उसका नाम क्या, प्लीज़ नाम बता दो। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने वेरी शॉर्ट से स्टार्ट किया मेरा यूट्यूब चैनल देखना तो ठीक है, वहाँ आपको नहीं पता चलेगा कि मैंने कौन सी बुक सॉल्व कराई है। हालांकि मैं बहुत सारे वेरी शॉर्ट या शॉर्ट क्वेश्चनों के अंदर ये बोल देता हूँ कि ये मैं फला बुक से ले रहा हूँ। अभी सिर्फ और सिर्फ एक ही मोटिव है, वो है ये कि आपकी एसएल अरोड़ा कंप्लीट हो जाए। जब एक बार आपकी एसएल अरोड़ा कंप्लीट हो जाएगी तो इसमें पूरा का पूरा एनसीईआरटी वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। जब एनसीईआरटी आपकी पूरी कंप्लीट हो जाएगी तो हमारे पास फिर ये ऑप्शन रहेंगे कि हम फिजिक्स की और अच्छी बुक पकड़ें। हालांकि ये अपने आप में बहुत अच्छी बुक है, और अच्छी का मतलब ये है कि इसकी टक्कर की बुक तो वो है प्रदीप की बुक उठाएंगे, उसका एक एक क्वेश्चन लगाएंगे, क्योंकि थ्योरी हमारी यहाँ से कंप्लीट हो चुकी होगी। सिर्फ हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को उठाएंगे, और वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो इसके अंदर नहीं होगी, आई होप इसके अंदर जो नहीं होगी उसको सॉल्व कराने की पहले कोशिश करेंगे। बाद में ये भी देखेंगे कि जो क्वेश्चन यहाँ हैं उसको वहाँ पर किस तरह सॉल्व कराया गया है, बच्चों को किस तरह से और इजी करके बताया जा सकता है। तो इतना सारा कंटेंट पड़ेगा आपके लिए। तो जाहिर सी बात है, यहाँ शॉर्ट क्वेश्चन कुछ और होंगे, वहाँ शॉर्ट क्वेश्चन कुछ और होंगे, तो हम दोनों तरफ के शॉर्ट क्वेश्चन उठाएंगे, वेरी शॉर्ट भी उठाएंगे। लेकिन फिलहाल जब मैंने एसएल अरोड़ा कंप्लीट करने का वादा किया तो भाई पहले एसएल अरोड़ा को ही उठाते हैं, इसको ही सॉल्व करते चलते हैं और इसको ही इंजॉय करते हैं। जब ये खत्म हो जाएगी तब की तब देखी जाएगी। मुझे लगता नहीं कि ये इस साल में खत्म हो जाए, अगले साल में मजे लेना आप लोग, ठीक है भाई। तो फिलहाल ऐसा अरोड़ा इसको इतना अच्छे से प्रिपेयर करना आपको कि भाई इसका एक भी चीज़ ना बच पाए। अगर ऐसा हो गया तो ये श्योरिटी के साथ लिख लेना कि आप नीट के क्वेश्चन लगा दोगे, क्योंकि नीट के अंदर कुछ हुआ नहीं आने वाला, सब कुछ यही आने वाला। लेकिन एकेडमिक लेवल पे बच्चा चीज़ों को रटता ज़्यादा है, क्योंकि उसे अपना एकेडमिक एग्जाम देने होते हैं, बोर्ड एग्जाम देने होते हैं, तो रटता ज़्यादा है, टेक्निकल चीज़ों पर कम ध्यान देता। लेकिन अगर आप ए टू जी सारी चीज़ें बारीकी से क्लियर करोगे तो भाई आपको डेफिनेटली नीट का एग्जाम क्लियर हो जाएगा। आपका फिजिक्स की बात कर रहा हूँ, बाकी केमिस्ट्री बायो में आप देखोगे, ठीक है भाई। तो इसको देख लेते हैं। इससे पहले बैटरी डाउन हो चुकी है, पहले बैटरी चेंज करते हैं, उसके बाद देखते हैं। तो चलिए भाई, नई बैटरी लगा दी। अच्छा एक बात बताइएगा, आपने क्या इससे पहला वाला देख लिया, लेक्चर नंबर 14 देख लिया? उसमें भी कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स पढ़ाया गया था, लेकिन वो सीरीज कॉम्बिनेशन था। अब ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। इसके बाद हम मिक्स्ड कॉम्बिनेशन देखेंगे। तीनों इजी हैं और हर किसी की अपनी एक अलग वीडियो है, तो एंजॉय कीजिएगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे यहाँ पे जिनसे सीरीज कॉम्बिनेशन आता होगा, तो जिन लोगों से सीरीज कॉम्बिनेशन अच्छे से आता है तो भाई उनसे कहूँगा कि आप स्किप करें सीरीज कॉम्बिनेशन वाली वीडियो। उसके अलावा जो टाइम बच रहा है वहाँ का आप किसी और चीज़ में लगा दें, उसको छोड़ दें। अगर आप लोगों से आता है, और नहीं आता तो भाई डेफिनेटली उसको देखें, चीज़ों को समझें, नोट डाउन करें, नोट्स बनाएं, कुछ भी करें, डेली प्रैक्टिस करते चले और आपका भाई 100% बहुत तगड़ा हो जाएंगे सारे चैप्टर, अगर आपने डेली प्रैक्टिस किया। मैं आपको कभी फुर्सत मिली तो मैं आपको स्ट्रैटेजी बताऊंगा कि किस तरह से आप 90+ मार्क्स लेके आ सकते हैं अपने बोर्ड एग्जाम में। लेके आ के सकते हैं भाई, 100% लेकर आएंगे, लेकिन उसके लिए क्या मेहनत करनी पड़ेगी, कितना घंटे फिजिक्स को पढ़ना पड़ेगा और किस तरह से पढ़ना पड़ेगा, सब बताऊंगा। भाई मेरे खुद के आए हैं तो मुझे पता है कि मैंने किस तरह से गेन किए, मैंने क्या रास्ता अपनाया था और कितने चैप्टर्स मैंने तैयार किए थे। तो भाई जब मुझे पता है तो फिर मैं आपको भी बताने की कोशिश करूंगा ना कि किस तरह से आपको करना। सोने पे सुहागा और बताऊं, आप लोगों का 11th का अलग होता है, 12th का अलग होता है। आपका 12th का जितना होता है ना, हमारा इतना सिर्फ 11th के अंदर भी इससे ज़्यादा था। और हमने जो एग्ज़ाम दिया था वो 11th और 12th 4 बुकों का एक साथ दिया था। एक साथ का मतलब ये है 2 बुकों का एक दिन, फिर अगली 2 बुकों का उससे अगले दिन। भाई हमने इतने हार्ड लेवल से एग्जाम दिया। अब बताओ कितनी सारी 11th और 12th की फिजिक्स यूपी बोर्ड से पढ़ा हुआ हूँ। यूपी बोर्ड में तो भाई 11th और 12th की फिजिक्स कंबाइंड फॉर्म में उसका भाई अलग अलग पेपर होते थे, क्योंकि 11th हमारा बोर्ड नहीं होता। लेकिन अब वहाँ भी अलग कर दिया गया, वहाँ भी 11th का 11th और 12th का 12th कर दिया गया। लेकिन मैं अपनी टाइम की बात बता रहा हूँ, जब मैंने पास आउट किया था और 92 मार्क्स आए थे फिजिक्स में, वो भी मुझे लग रहा था कि कम आ गए। तो मुझे पता है किस तरह से आपके भी आ सकते हैं।
तो बस मेहनत करते रहो, जैसा बोल दूं वैसा कर लो। आज हम पढ़ने वाले हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। हमारे पास बहुत सारे सेल होंगे, उनका पैरेलल कॉम्बिनेशन करेंगे। इस हिसाब से लेक्चर नंबर 15 है करंट इलेक्ट्रिसिटी का। जितनी जल्दी हो सकेगा सेल को पढ़ेंगे। सेल को पढ़ने के बाद में तुरंत हमारे पास पूरा का पूरा पावर वाला सिस्टम आ जाएगा। एनर्जी हम देखेंगे, पावर एनर्जी यूनिट, ये देखने के बाद में फिर किरचॉफ पे पहुंच जाएंगे। तो बिना किसी ताखीर के, बिना किसी डिले के स्टार्ट करते हैं। तो आपके पास है क्या? कॉम्बिनेशन है। किसका है? सेल का है। कौन से ऑर्डर में है? पैरेलल में। तो पैरेलल में होता क्या है? पैरेलल में ये होता है कि आपको सेम टर्मिनल कनेक्ट करने होते हैं एक ही पॉइंट पर। एक ही पॉइंट का मतलब क्या हुआ? लेट अस सपोज कि आपके पास 4-5 सेल हैं, उनके पॉजिटिव टर्मिनलों को जोड़ दो, एक ही जगह पर लाकर जोड़ दो। इसी तरह से आप नेगेटिव टर्मिनल्स लो और उन सबको एक जगह अटैच कर लो। तो ये जो कॉम्बिनेशन बना, ये बना पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसको देख लेते हैं जरा किस तरह से बनना। तो लेट अस सपोज कि आपके पास एक सेल ये है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ इस तरह से बना दिया। लेट अस सपोज कि आपके पास दूसरा सेल ये है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस मैंने कुछ इस तरह से बना दिया। ये निगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है। निगेटिव टर्मिनल ये है, निगेटिव टर्मिनल ये है, आपने इन दोनों को अटैच कर दिया। उसी तरह से पॉजिटिव टर्मिनल ये है, पॉजिटिव टर्मिनल ये है, आपने इन दोनों को एक दूसरे के साथ अटैच कर दिया। ठीक है। और यहाँ पर आपने एक सिंगल वायर निकाल दी और यहाँ पर भी आपने एक सिंगल वायर निकाल। आपने कहा कि ये पॉइंट मेरा लेट अस सपोज ए है और ये पॉइंट मेरा लेट अस सपोज बी है। ठीक है भाई, ये भी है। तो ये आपके पास ए हुआ, ये आपके पास बी हुआ। जब ए ये है तो इसका मतलब ये है कि ऊपर वाली ब्रांच का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो किससे कनेक्ट है? ए से। इसी तरह से नीचे वाली ब्रांच का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो किससे कनेक्ट है? ए से। इसी तरह से ऊपर वाली ब्रांच का जो नेगेटिव टर्मिनल है वो किससे कनेक्ट है? बी से। इसी तरह से नीचे वाली ब्रांच का जो नेगेटिव टर्मिनल है वो किससे कनेक्ट है? बी से। ठीक है। लेट अस सपोज कि इसका ईएमएफ E1 है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है। उसी तरह से इसका ईएमएफ E2 है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R2 है। क्या ये सारी बातें आपको मेरी समझ में आती हैं? तो चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं करते? आप बच्चों सब्सक्राइब क्यों नहीं करते चैनल को? मज़े लेते हो मुझसे, ले लो मज़े। ठीक है भाई। तो ये आपके पास ईएमएफ E1 है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है, ये हो गया। लेट अस सपोज कि ऊपर वाली ब्रांच से जो करंट आ रही है वो I1 आ रही है, नीचे वाली ब्रांच से जो करंट आ रही है वो I2 आ रही है। दोनों करंट यहाँ आके मिली और यहाँ आके निकल गई। तो यहाँ से करंट लेट अस सपोज कि I निकल के जा रही है, तो जितनी करंट निकल के जाएगी उतनी करंट आएगी भी सर्किट के अंदर। तो यहाँ से आपके पास एक चीज़ मिली। क्या मिला? जो करंट है वो I1 प्लस I2 का सम है। इसको आपने इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। इसका हम इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, हमारा मोटिव क्या, हमारा उद्देश्य क्या, हम करना क्या चाह रहे हैं? हम ये करना चाह रहे हैं कि इन दोनों सेल को हटा करके कोई एक सेल लगा दो जिनका जो नेट ईएमएफ होगा, इन दोनों का जो नेट ईएमएफ होगा उसके ईएमएफ के बराबर उसका ईएमएफ होगा। इन दोनों का जो नेट, जिसको आप ER इक्विवेलेंट बोलोगे, इंटरनल रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, जो भी निकल कर आएगा, जो हम सेल लगाएंगे उसका R वही होगा। ठीक है। तो हम इसको रिप्लेस कर रहे हैं। लेट अस सपोज कि हम इन दोनों को हटा करके एक ऐसा सेल लगा रहे हैं जिसका ईएमएफ जो है वो E इक्विवेलेंट है और इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो R इक्विवेलेंट है। तो जाहिर सी बात है, इस पूरे को हटा करके मैंने ये कहा है तो ये टर्मिनल है मेरा A और ये टर्मिनल है मेरा B। और करंट कितनी निकल कर आ रही है? I। तो क्या आपने ये वाली बात समझ ली? बस हमें ये हटा करके वो लगाना है। मतलब कुछ नहीं है, इसी को मैंने ऐसा बना दिया। तो मैं इसकी थ्योरी लिखूंगा, इसकी फिजिक्स बनाऊंगा और इसकी फिजिक्स बनाऊंगा, दोनों को कंपेयर कर लूँगा, आंसर निकल कर आ जाएगा। तो बना लेते हैं जरा, इसकी करते हैं। आप ये देखो कि आप A और B के बीच में जो पोटेंशियल निकालोगे ऊपर वाली ब्रांच के लिए, 4 अपर ब्रांच, ऊपर वाली ब्रांच की बात कर रहा हूं। तो मैं इस सेल के दोनों सिरों पर, दोनों सिरों तो यही हैं A और B वाले, इस पर मैं पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना चाह रहा हूं। तो आप कहोगे ठीक है कैलकुलेट कर लो। तो VAB निकल कर आएगा वो, जिसको आप कहोगे VA माइनस VB। और इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं जल्दी से बताओ? आप कहोगे कि यार इन दोनों पॉइंट के बीच में, मतलब इसका टर्मिनल पर पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो वही होगा, EMF माइनस इंटरनल रेजिस्टेंस। तो EMF माइनस इंटरनल रेजिस्टेंस पर जो ड्रॉपिंग आई है वो कितनी आई है? ये आई है I1 इंटू R1। देख लो भाई, करंट इसके अंदर I1 जा रही है इस बार। ठीक है। तो ये VAB निकल कर आ चुका है। यहाँ से आप एक चीज़ देखें, चलो ठीक है बाद में देख लेते हैं, बाद में देखेंगे। यहाँ से
एक चीज वो बाद में देखेंगे। लेट अस सपोज कि ए और बी के बीच में जो पोटेंशियल है वो कितना है, वी है। ए और बी के बीच में पोटेंशियल कितना है, वो बी है। तो जाहिर सी बात है इन दोनों पॉइंटों के बीच में भी पोटेंशियल कितना होगा, वी होगा, क्योंकि ये भी ए और बी के बीच में। ठीक है, क्या ये वाली बात समझ में आ गई मेरी? आई होप आ गई होगी। ठीक है, तो आपने वी ए बी की जगह वी कह दिया, वी इज इक्वल टू E1 माइनस के I1 R1। यहाँ से जब आप I1 की वैल्यू निकालोगे तो इस चीज़ को इधर को ले आओ, तो I1 R1 इज इक्वल टू E1 माइनस का V। यहाँ से आप वैल्यू निकालो I1 की, तो I1 इज इक्वल टू आ जाएगा E1 माइनस का V अपॉन R1। ये आपके पास आ चुकी है इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अगर किसी को नहीं समझ में आई है तो क्यों समझ में नहीं आई भाई? समझ में आ जानी चाहिए थी, कुछ टफ थोड़ी ना है भाई, कुछ किया थोड़ी ना है, सब कुछ तो वैसा का वैसा ही है। ठीक है भाई, इसीलिए आपको अब करना क्या होगा, सीख लिया, अब आप नीचे वाली ब्रांच के लिए लिखो। तो मैंने यहाँ लिख रखा फॉर अपर ब्रांच, नीचे वाली ब्रांच के लिए मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, फॉर लोअर ब्रांच। नीचे वाली ब्रांच की बात कर रहे हैं, बात कर ले। अब मैं ये कहूँगा कि जो E2 सेल है इसके जो सिरे हैं वो भी A और B हैं। इट मीन्स E2 के जो सिरों पर वोल्टेज है वो भी B है। तो मैं फिर से वही कहूँगा, क्या VAB, लेकिन इस बार आप इस सेल की बात कर रहे हो तो आप कहोगे E2 माइनस I2R2। क्या आपने बात समझ ली? बिल्कुल समझ ली साहब आपने बात। VAB की जगह आप रख दोगे V, क्योंकि ये V है, ये हो जाएगा E2 माइनस के I2R2। इतना करने के बाद अब आप एक काम कर लीजिएगा, वो ये है, यहाँ से आपको I2 की वैल्यू निकालनी है तो इस टर्म को इधर को ले आओ, तो ये हो जाएगा I2R2 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा E2 माइनस का V। इसी तरह से आपने I2 निकाल लिया, ये हो जाएगा E2 माइनस का V अपॉन R2। ये आपके पास इक्वेशन कौन सी आ गई? दूसरी आ गई। आपके पास ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। ठीक है, इक्वेशन 1 को उठाओ, इक्वेशन 2 को उठाओ। इक्वेशन 1 और 2, सॉरी इक्वेशन 1 तो मैंने ऊपर बोल दी, तो इसको 2 कहो और इसको कह दो थर्ड, फिर ऐसे तो गलत हो जाएगा, इसको थर्ड कह दो। ठीक है भाई, इक्वेशन 1 के अंदर रख दो इक्वेशन 2 और 3 की वैल्यू। जब रखेंगे तब क्या होगा, आप यहाँ एक लाइन लिखोगे, पुट द वैल्यू ऑफ I1 एंड I2 इन इक्वेशन 1। रखें भाई, 1 आपके पास थी I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, और I1 की वैल्यू आपके पास कितनी आई है, E1 माइनस का V अपॉन R1। तो आप लिखोगे E1 माइनस का V अपॉन R1 प्लस इसी तरह से I2 की वैल्यू E2 माइनस का V अपॉन R2। ठीक है भाई, बड़ा सिंपल सा मैंने इसको बना दिया। अब आपको करना क्या है, अब आपको करना ये है कि भाई इसको ना आप, इसका आप चाहो तो एलसीएम ले लो, इसका एलसीएम लेना चाहो तो एलसीएम ले लो, तो एलसीएम ही ले लेते हैं। I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जब एलसीएम लूँगा तो ये देखो, ये R1 है, ये R2 है, दोनों अलग अलग नंबर है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इनका एलसीएम कहलाएगा। जब इन दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन इनका एलसीएम कहलाता तो इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, एलसीएम हल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा E1 माइनस का V इंटू R2 प्लस E2 माइनस का V इंटू R1। कैलकुलेशन हो सकता है कि आप मुझसे ज़्यादा आसान कर लें, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने हिसाब से कैलकुलेशन करें, चेंज नहीं होनी चाहिए वैल्यू। हमें कुल मिला के V को एक तरफ लिखना है, B को एक तरफ लिखो और देखो क्या होता है आपके पास। तो इसको लिखने के लिए आपको करना क्या होगा, जल्दी से इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो I इज इक्वल टू आ जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई करो, E1 R2 माइनस का V R2, ऐसे इसका प्लस का E2 R1 माइनस का V R1, और नीचे हो जाएगा आपके पास R1 इंटू R2। E1 देखो अलग अलग कर लो, I इज इक्वल टू E1 R2 प्लस E2 R1, तो E1 R2 प्लस E2 R1, और इसे अलग से डिवाइड कर दो R1 R2। ठीक है, यहाँ से माइनस का V कॉमन ले लो, ये बचेगा R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2। यही तो बचेगा भाई, यही तो बचेगा, हाँ बिल्कुल यही बचेगा, देख लो यही बचेगा, बिल्कुल यही बचेगा। अब इसको सॉल्व कैसे करना, सॉल्व हो गया।
आपको v इस तरफ लेकर आ जाना, तो आप इस टर्म को उठा करके इस तरफ लेकर आ जाओगे, तो ये हो जाएगा v r1 प्लस r2 अपॉन r1 r2। अभी आपको पता चल जाएगा बहुत जल्द मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, e1 r2 प्लस e2 r1 अपॉन r1 इंटू r2। जब ये टर्म इधर आ चुकी है तो i चला जाएगा इधर माइनस में, ठीक है भाई। जब इधर माइनस में जा चुका है तो यहाँ आपको सिर्फ v को छोड़ना है, सिर्फ v को। तो v को छोड़ने के लिए आपको क्या करना होगा, तो मैं इसे अब या तो इस तरफ लिख लूँ, इस तरफ लिखने में ज़्यादा बेहतर है, तो मुझे v इज इक्वल टू, अब जो चीज़ इसके साथ है वो पूरी की पूरी डिवाइड में पहुँच जाएगी, तो कैसा हो जाएगा ये e1 r2 प्लस e2 r1, और ये r1 r2 ऐसे ही रहेगा। जब ये चीज़ इसके डिवाइड में आएगी तो उल्टी हो जाएगी, तो उल्टी का मतलब ये है कि ऊपर r1 r2 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा r1 प्लस r2, इस तरह से, ठीक है। और ये इसके पास आएगा तो माइनस लग जाएगा, i ऐसे ही रहेगा, और ये उल्टा हो जाएगा। जब इस तरह से आएगा तो ये हो जाएगा कुछ इस तरह से कि भाई जब ये इसके डिवाइड में आएगा तो भाई r1 r2 ऊपर जाएगा और r1 प्लस r2 नीचे रह जाएगा। ये कैलकुलेशन है, चाहो तो आप भी कर सकते हो। इस वाले टर्म से ये टर्म कट चुकी है, आपके पास v इज इक्वल टू आया e1 r2 प्लस e2 r1 अपॉन r1 प्लस r2। उसी तरीके से माइनस के i, ये r1 r2 अपॉन r1 प्लस r2। मैंने देसी तरीका यूज़ किया है, मैंने कहीं भी शॉर्टकट नहीं अपनाई, इसलिए मेरी थोड़ी कैलकुलेशन बड़ी हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपकी समझ में ना आए। आपकी A to Z सब समझ में आ जाएगा, क्लियर कट बिल्कुल, किसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है भाई। ये आप इक्वेशन कह दो, आपने 3 तक इक्वेशन कह दी, तो इक्वेशन नंबर 4 ये हमारे फाइनल इक्वेशन आ चुकी है। अब हम बात करेंगे, ये हमने दोनों सैलों को सॉल्व कर लिया, हमारे पास ये इक्वेशन आ गई, v इज इक्वल टू EMF वाली टर्म आ गई और i r वाली। अब हमें क्या करना, अब हमें ये देखना है कि जो हमने 2 सेलों को हटा करके एक सेल लगाया था, जरा इसका निकाल लेते हैं v टर्मिनल पोटेंशियल। इसका टर्मिनल पोटेंशियल v इज इक्वल टू कितना होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस का, इंटरनल रेजिस्टेंस पे जो ड्रॉपिंग होती है उसको माइनस कर देते हैं EMF में से। तो v इज इक्वल टू EMF, टर्मिनल पोटेंशियल जो होगा वो EMF में से माइनस कर दो I और R इक्विवेलेंट, ये तो ड्रॉपिंग होती है, तो टर्मिनल पोटेंशियल EMF माइनस के I R इक्विवेलेंट। आई होप आपने ये समझ रखा है बहुत अच्छे से। तो इसको मैंने कह दिया इक्वेशन नंबर 4 वहाँ तक कह चुके, तब इसको कह दो 5, क्योंकि 4 तक तो वहाँ कह चुके हो। तो आप इक्वेशन सॉरी मैं मुझे 5 कहना था, मैंने 4 तक वहाँ कह दिया है, तो भाई 5। तो इक्वेशन 4 और 5 को अब कंपेयर करूँगा। 4 ये कह दिया, अब मैं करूँगा कंपेयर इक्वेशन 4 विद 5। मुझे 4 की कंपैरिजन करनी है 5 से। तो देखो v से, v एक तरफ है, v एक तरफ है, तो v का v खत्म, तो मैं इसको लिख देता हूँ, v इज इक्वल टू E इक्विवेलेंट माइनस के I R इक्विवेलेंट। ये आपके पास कौन सी थी, ये 4 थी। कंपेयर करो, v से v खत्म, या फिर आप ये कहें कि v इज इक्वल टू समथिंग, तो ये v इज इक्वल टू समथिंग, तो इसका मतलब ये जो टर्म है ये E इक्विवेलेंट है, यस। तो E इक्विवेलेंट जो है वो आपके सामने क्या है, E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2। तो ये आपके पास जो आया है वो इक्विवेलेंट EMF आया। ये तो आपको कैलकुलेट करना था, आपने कैलकुलेट कर लिया। इसी तरीके से करंट से करंट खत्म, R इक्विवेलेंट जो है वो आपके सामने लिखा हुआ है। तो आप ये कह सकते हो कि R इक्विवेलेंट जो है वो है R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। क्या ये नहीं है क्या, बताओ, ये नहीं है क्या, यही है R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो आपने कंपेयर करके E इक्विवेलेंट की वैल्यू भी निकाल ली और आपने R इक्विवेलेंट की वैल्यू निकाली। तो आपको यही तो कैलकुलेट करना था कि R इक्विवेलेंट क्या होगा और E इक्विवेलेंट क्या होगा, तो आपने कंपेयर करके निकाल लिया। अब बात कर लेते हैं नोट लगा करके, अगर आपके पास 2 से ज़्यादा सेल हैं, इफ़ वी हैव n सेल्स, जब आपके पास n सेल होंगे तब आपके पास क्या कंडीशन बननी होगी।
तो एन सेल के लिए कंडीशन बड़ी इजी बन रही होगी, जरा समझें कैसे बन रही होगी। अगर मैं इसको ई इक्विवेलेंट कह रहा हूँ, थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लें, उसके बाद एन सेल की कंडीशन बना दें। कैसे सॉल्व कर लेते हैं इसको, कंबाइंड फॉर्म में दिखा दो जरा। कंबाइंड फॉर्म में क्या, मैं ये कह रहा हूँ कि ई इक्विवेलेंट को डिवाइड कर दो आर इक्विवेलेंट से। तो ई इक्विवेलेंट को देखो, जैसे बुक के अंदर देगा E1R2 प्लस E2R1 अपॉन R1 प्लस R2, तो लिख दो E2R1 प्लस E1R2 अपॉन R1 प्लस R2। आपने E इक्विवेलेंट निकाल लिया, R इक्विवेलेंट निकाल लिया, ये थोड़ा एक्स्ट्रा कर रहे हैं, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। देखो ये भी अपॉन के नीचे है और ये नंबर भी अपॉन के नीचे है, तो इससे ये कट जाएगा। तो आपके पास बचा क्या, E1R2 प्लस E2R1 अपॉन R1 R2, ठीक है। इसको और सही कर लिखो, E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट। अगर मैं इस टर्म को डिवाइड कर दूं, E1R2 को डिवाइड कर दूं R1 R2 से, तो कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है। E2R1 को डिवाइड कर दूं R1 R2 से, तो कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है। जब नहीं है दिक्कत तो देखो R2 से R2 कट गया, R1 से R1 कट गया, तो आपके पास ये बचा E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2। तो अगर मेरे पास n सेल हुए तो मैं E इक्विवेलेंट, अगर E इक्विवेलेंट और R इक्विवेलेंट को लेना चाहूँगा तो बस मैं यही करता रहूँगा, E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 प्लस डैश 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 EN अपॉन RN। तो ये ज़्यादा सिंपल है, ये ज़्यादा रिलीवेंट है आप लोगों के लिए, और इसको समझने की कोशिश करो। क्या बात समझ में आ गई? बिल्कुल समझ में आ गई। तो अब मैं बात कर लेता हूँ ज़रा R इक्विवेलेंट को यूज़ करके। मैं इसको कहूँगा कि इसको अगर ओपन करके दिखाऊंगा तो कुछ ये निकल कर आएगा, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। आपको पता होगा कि इसको सॉल्व करेंगे तो यही निकल कर आएगा। तो इसको हम इस तरह से भी दिखा सकते हैं। क्या आपने देख रखा कि पैरेलल में जब हम सॉल्व करते थे रेजिस्टेंस को, तो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 लिखते थे। तो वैसे तो लिखा हुआ है ये, इसका यही दूसरा रूप है। इसी को सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा, या इसको सॉल्व करोगे तो ऊपर वाला आ जाएगा। नो डाउट एक दूसरे को ड्राइव कर सकते हो एक दूसरे से। इसके बाद अब बोल सकते हो आप, क्या क्या बोलोगे आप, वो ये बोलोगे फॉर n सेल्स, n सेल की बात कर लेते हैं। तो E इक्विवेलेंट तमीज़ के साथ दिखाओ, E इक्विवेलेंट खत्म हो चुका डेरिवेशन। E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू हो जाएगा E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 प्लस डैश 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 EN अपॉन RN। इसी तरह से 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 प्लस डैश 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 1 अपॉन RN। क्या आपने इसको समझ लिया? बिल्कुल समझ लिया। क्या आपने ऊपर वाले को समझ लिया? समझ लिया। बस यही था इसके अंदर। एक बार मैं आपको रिकॉल करके बता देता हूँ क्या था। हमें पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस सेल्स पढ़ना था। तो आपने पैरेलली दो आपने सेल बना दिए। आपने कहा कि इसको हटा करके मुझे ये बनाना, ठीक है। तो आपने ऊपर वाली ब्रांच के लिए VAB लिख लिया, आपने नीचे वाली ब्रांच के लिए VAB लिख लिया। ऊपर से आपने I1 निकाल लिया, नीचे से आपने I2 निकाल लिया। I1 I2 को आपने इक्वेशन में पुट कर दिया 1 में। तो आपके पास जब I1 I2 की वैल्यू पुट की गई तो ये आ गया। चूंकि आपको इसके इक्विवेलेंट निकालना था तो आपके पास इसका इक्विवेलेंट V इज इक्वल टू होता है E इक्विवेलेंट माइनस के IR इक्विवेलेंट। तो आपको इस वाली इक्वेशन को सॉल्व करके कुछ ऐसा बनाना था कि एक तरफ V रहे और बाकी दूसरी तरफ E इक्विवेलेंट माइनस के IR इक्विवेलेंट की कंपैरिजन बच जाए। तो आपने यही किया, आपने इसको सॉल्व करते चले गए और आपने क्या किया, आपने V को एक तरफ रखने की कोशिश की। कहाँ गया? आपने V को एक तरफ रखने की कोशिश की। जैसे ही आपने V को सिर्फ एलोन रखा तो आपके पास फाइनल इक्वेशन ये निकल कर आ गई। फाइनल इक्वेशन ये निकल कर आ गई, जिसको मैं एक अलग कलर से दिखा देता हूँ। फाइनल इक्वेशन आपके पास ये निकल कर आ चुकी है। आपने बड़ी मेहनत से सॉल्व भी किया और ये इक्वेशन आपने गेन कर ली, ठीक है भाई। ये अब तो मैंने ज़्यादा कलर लगा दिए, दिख रहा होगा आसानी से, यस। तो जब ये आ गई और आपको पता है कि आपने जो इक्विवेलेंट सेल की जो इक्वेशन है वो ये है, तो इसके साथ कंपैरिजन की। आपने कहा तो ठीक है, जब V इसके बराबर है और V इसके बराबर तो ये इसके बराबर होगा,
माइनस माइनस के और आई को आई देख ले और आर इक्विवेलेंट जो है वो इसके बराबर है। तो बस आपने यही किया, बस आपने ई इक्विवेलेंट लिखा, आर इक्विवेलेंट लिखा, ई इक्विवेलेंट को आर इक्विवेलेंट से डिवाइड किया, कुछ ये निकल कर आया और आपके पास आर इक्विवेलेंट का सिंपलीफिकेशन फॉर्म ये निकल कर आया। फिर आपने कह दिया कि अगर n सेल हैं तब क्या होगा, तब ई इक्विवेलेंट आर इक्विवेलेंट का रेशियो निकाल लिया और उसी तरह से 1/r इक्विवेलेंट को आपने सॉल्व कर लिया। तो क्या कोई टफ था? टफ तो नहीं है, ईजी है, आप लोग देख लें। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।